नमस्कार दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों। मैं सुभाष भारतीय जीव ज्ञान चैनल पर क्रमबद्ध सरल संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाला है। आज के वीडियो का शीर्षक, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो का शीर्षक है उच्चारण स्थान। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार जब मैं शिक्षक साथियों को संबोधित कर रहा हूँ कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी लिखने में बहुत अशुद्धियाँ करते हैं, वर्तनी अशुद्धि जिनको अपन बोलते हैं, और यहाँ तक कि हम भी बोलने और लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, अशुद्धियाँ करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे उच्चारण में दिक्कत रहती है। यदि हमारा उच्चारण सही और शुद्ध नहीं होता है तो फिर लिखने में भी गलती आ जाती है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे हम छोटी कक्षा के बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो उस समय हम हमारे लोकल एरिया के हिसाब से, जैसा कि मैंने भी सीखा है, तो अपन गिनती सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे सिखा देते हैं। जब बच्चे को उसे शब्दों में लिखने को कहते हैं तो बच्चा भी उसको 11 12 13 ऐसे लिख देता है, और फिर हमें वो अटपटा लगता है कि बच्चा ऐसे कैसे लिख रहा है। तो इस गलती की वजह असल में देखी जाए तो बच्चे की गलती नहीं है उसमें, बल्कि उसके उच्चारण में गलती है। और यही उच्चारण हमने उसको बोलकर सुनाया है और यही उच्चारण बच्चे ने रिप्लाई में दिया है, इसलिए वो लिख भी यही देता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, इसलिए हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारे उच्चारण में शुद्धता है तो लिखने में भी शुद्धता आएगी। तो सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान से सुने और देखें इस वीडियो को कि आज के वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार आपके उच्चारण को सुधारने में मदद करेगा और उससे आपकी वर्तनी में शुद्धता आएगी। वैसे भी हिंदी में, संस्कृत में मात्राओं के अंक मिलते हैं। यदि आप मात्राओं की गलतियां करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आपके अंक काट लिए जाते हैं। तो उसमें आपकी अशुद्धियां कम से कम हो, इसी उद्देश्य को लेकर के आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उच्चारण स्थान का। इसके अलावा जब संस्कृत विषय से जुड़ा कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें संस्कृत से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जाम दिए आज तक, हर एग्जाम में मैंने देखा है 2 3 4 क्वेश्चंस इस बिंदु में से जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है या फिर प्री बीटीसी का एग्जाम होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आपको पता ही है, कंपटीशन में एक एक प्रश्न की उपयोगिता रहती है। आपको एक प्रश्न बहुत पीछे ले जा सकता है तो एक प्रश्न आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो आइए आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, उच्चारण स्थान। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि भले ही हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान से संबंधित कोई बिंदु नहीं हो, लेकिन संस्कृत में ये बिंदु इम्पोर्टेंट है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप संस्कृत भाषा के जानकार हैं तो हिंदी भाषा में आपको दिक्कतें कम आएंगी। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या है। उच्चारण का मतलब सामान्यतः होता है बोली या बोल लेना, यानी हमारे मन के भावों को जब हम एक विशेष ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो होता है उच्चारण। और अक्सर यदि आप किसी से भी पूछेंगे कि उच्चारण आप कैसे करते हैं या बोलते किससे हैं, तो आंसर आता है कि हम मुंह से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं। ये सुनने को हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर केवल ये 2 ही अंग, यानी मुंह का मतलब हम किससे ले सकते हैं, पूरे चेहरे से ले सकते हैं या फिर केवल होठों वाले हिस्से से ले सकते हैं, ये भी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता। जीभ की बात करें तो अकेली जीभ भी आपका उच्चारण नहीं बना सकती। और स्थान का मतलब यहाँ पर अंगों से होगा, यानी हमारा जो वाक यंत्र है, यानी कि जिसको अपन बोलने वाला तंत्र कह सकते हैं, यहाँ पे यंत्र हो जाए, तंत्र बोलना चाहिए, तब ज्यादा ये चीज समझ में आती है। क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स हैं जिनको हम तंत्र बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो अंग हमें बोलने में सहायता करते हैं या हमारे उच्चारण में सहायता करते हैं, वो सारे अंग मिलकर के एक
वाक् तंत्र बनाते हैं, तो यहाँ पे जो स्थान का मतलब है उस वाक् तंत्र के विभिन्न अंगों से है। अब यहाँ पर आप इसकी एक परिभाषा है वो अपने दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पे परिभाषाएं हमें लिखनी नहीं पड़ती है, लेकिन स्कूल स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनसे परिभाषाएं लिखित में पूछी जाती हैं। यहाँ पर चाहे स्कूली विद्यार्थी हो या फिर प्रतियोगी हो, समझ लेना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत वे अंग आएंगे जो बोलने में हमारी मदद करते हैं, उच्चारण में हमारी मदद करते हैं, अर्थात हमारा जो वाक् तंत्र है उसमें जो भी अंग शामिल हैं जो बोलने में हमारी मदद करते हैं, जैसे जिह्वा हो गई, होठ हो गए, कंठ हो गए, ये सब उच्चारण स्थान कहलाएंगे। तो ये तो इसकी परिभाषा थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है और वे कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं। यदि संख्या की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में प्रमुख उच्चारण स्थान हैं वो 8 हैं। प्रमुख उच्चारण स्थानों की संख्या है वो 8 है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलग अलग जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनमें इन संख्याओं में भिन्नता आपको अवश्य मिल सकती है, लेकिन 8 उच्चारण स्थानों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यदि कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए 8 यानी 8 उच्चारण स्थान होंगे। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन से हैं ये थोड़ा आगे आ ही जाएगा। उन उच्चारण स्थानों के नाम याद करने से पहले, आपके सामने रखने से पहले, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला रख रहा हूं, उसे आपको याद कर लेना चाहिए। कतामु, दौना, कैकय, दजी। ये जो मैंने एक फॉर्मूला टाइप लिखा है, हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है, ट्रिक कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर एक एक अक्षर लेते हुए एक ये फॉर्मूला टाइप बना है, इसे आप उच्चारित करिए और इसको याद कर लीजिए। कतामु, दौना, कैकय, दजी। या फिर एक कल्पना कीजिए, कतामु किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है और आप उसे पुकार रहे हैं, या मान लीजिए वो कोई दुकानदार है, उसके पास आप गए और उसको आपने कहा कतामु, यानी उसका नाम लिया और आपने उसको कहा देवना, देवना यानी दो ना, अर्थात चीज आप वस्तु से मांग रहे हैं, ये दवना हो गया। तो वो रिप्लाई कर रहा है यहाँ पर आपसे कि क्या क्या, यानी कै कै, कै कै हो गया क्या क्या, और दजी का मतलब हो गया दूं जी। ठीक है, क्या क्या दूं जी, यानी जब भी आप नॉर्मली उसको जा कहेंगे किसी को भी कि उसका नाम लेके फला व्यक्ति का कि ये दो ना, तो यदि आपने वस्तु का नाम नहीं बताया तो वो फिर ये कहेगा क्या क्या दूं जी। ठीक है, तो कतामु, दवना, कैकय, दजी। अब इसमें लॉजिक क्या है, ये लॉजिक ये है कि यहाँ पर प्रत्येक जो वर्ण लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर ये एक उच्चारण स्थान का नाम बताएगा। ये हर उच्चारण स्थान का पहला अक्षर है, पहला अक्षर। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है, आप यहाँ पे कै को ले लीजिए और आप सोचिए कि हमारा जो वाक् तंत्र का मतलब यहाँ पर है, इस चीज से है कि आपके बोलने का सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, फिर कौन कौन से काम में आते हैं। जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों से, हृदय से उर जिसको अपन बोलते हैं, वहां से वायु उठती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है और फिर ध्वनि की शुरुआत हो जाती है। तो वहां से शुरू हो जाता है हमारा वाक् तंत्र। फिर वो वायु श्वसन नली से होती हुई कंठों तक आती है और कंठों से फिर जीव्या है, फिर दंत है, होठ है, ये सारी चीजें मिलकर के उसे एक बढ़िया ध्वनि में परिवर्तित कर देती है। तो यहां से लेकर यानी फेफड़ों से लेकर के और ये जो हमारा पूरा मुख्य स्थान है, इन सारी चीजों में आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा है जिसके नाम की शुरुआत कैसे होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर छोटी कक्षा का बच्चा भी, यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी ये बता सकता है कि कैस का मतलब कंठ से होता है। क्या का मतलब यहाँ पर कंठ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कै है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कंठ का कर रहा है। और ये जो हमने तुकबंदी की ये बिल्कुल सही है, ये पहला उच्चारण स्थान। उसके बाद ता, यहां पर भी आप उसी प्रकार सोचिए कि ऐसा कौन सा अंग है जिसके नाम की शुरुआत ता से होती है।
तो थोड़ा सा भी आप विचार करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ता का मतलब यहाँ पर तालु होने वाला है। तालु, तालवाज जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कह देते हैं। उसके बाद मुंह का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भी यदि आप विचार करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा मूर्धा। इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं आगे बताऊंगा विस्तार से। मूर्धा का मतलब यहाँ कौन से स्थान से है, बाकी आप समझ ही रहे हो। दे का संबंध यहाँ पर दांतों से यानी दंता, ठीक है। ओ, अब यहाँ पे आप सोचेंगे तो ओ से संबंधित हो सकता है कि आपको कोई अंग याद नहीं आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें हिंदी से हटके संस्कृत में जाना पड़ेगा तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कंठ देख लिया, तालु देख लिया, दांत देख लिए, और जी का यहाँ कोई औचित्य है ही नहीं, तो ओ से संबंधित क्या अंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर होस्ट यानी होठ जिसको अपन बोलते हैं वही संस्कृत में ओष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया होंठ यानी ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठव लिखना चाहिए इसको, क्योंकि इसको वचन के हिसाब से ये शुद्ध हो जाएगा। फिर ना, ये बिल्कुल सिंपल है, आसानी से बता सकते हो आप। ना से कौन सा बनता है, नाक, यानी इसको संस्कृत भाषा में उतारेंगे तो ये बन जाएगा नासिका, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से क्या आ गया, तो इसका मतलब कैसे बनना तो कंठ ही है, लेकिन जब कंठ पहले आ चुका है कैसे तो दोबारा क्यों आया, इसका कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं वो किसी एक विशेष अंग से नहीं निकलती, इसमें हमें एक से ज्यादा अंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर क का मतलब कंठ से ही है, लेकिन ये अकेला कंठ नहीं होगा, इसके साथ में कोई दूसरा भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर कंठ तालु। अब ये नाम भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपको कैसे याद करना है इसे। इसी प्रकार एक फिर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इस नाम की शुरुआत तो कंठ से ही होनी है, लेकिन इसके साथ में कुछ और जुड़ेगा। यहाँ पर जैसे कंठ तालु हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ, यानी यहाँ पर पहले ये दोनों मिले और फिर अगले में आपके ये दोनों मिलकर के बन रहा है। इसी प्रकार दे हालांकि पहले आ चुका है तो इसकी शुरुआत तो दंत से ही होनी है, लेकिन यहाँ पर दंत पहले आ चुका है, इसका मतलब इसमें कोई अंग और मिलेगा और यहाँ पे मिल रहा है औ, दंतौष्ठ हो जाएगा ये, यानी दांत और होठ हो गया। अब बच गया जी। जी का मतलब आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, जी का मतलब यहाँ पे जीव्या होगा, ठीक है, यानी हमारी जीभ हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी संख्या तो यहाँ पे 10 हो रही है, 3 3 6 4 10, जबकि मैंने यहाँ पे इनकी संख्या है वो 8 ही लिखवाई है। तो ये 8 क्यों है वो चीज अभी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि वो 8 कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जिनमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। कौन कौन सी स्पष्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, कंठ। तो पहला यानी इन 8 की यदि हम बात करें तो पहला जो है वो हो गया कंठ, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कंठ हो गया। और दूसरा तालु लिखा हुआ किताबों के अंदर तालु, तो ये भी सही है। तीसरा यहाँ पे मूर्धा, ये भी है सही है, 3 हो गए। चौथा यहाँ पर दंतात, ये भी सही है। पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है औष्ठो, तो ये भी सही है। छठा यहाँ पे दिया हुआ है नासिका, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये दोबारा आ रहे हैं इसलिए मैं इनको छोड़ना चाहिए, ये भी दोबारा आ रहा है इसलिए इसको भी हम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जीवा है वो पहली बार आया है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां, जीव्यामूलम जिसको बोलते हैं। 7 हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8वां इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो 7 की संख्या में याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक पंक्ति याद करनी है और अपने मुख्य स्थान इत्यादि पे ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर कौन से अंग से जुड़ा हुआ है। 7 हो गए। अब 8वां याद रखना बहुत इजी है। ऐसे है कि ये अंग तभी काम करेंगे जब आपके फेफड़े काम करेंगे। फेफड़ों से यदि वायु नहीं निकलेगी बाहर तो ये अंग भी कोई काम के नहीं है। आदमी जब मरणासन पे होता है तो उसके फेफड़े जवाब देना शुरू कर देते हैं, उसे सांस नहीं आता है, तो उसके अंग सारे सही होते हुए भी वो कोशिश करता है तो भी नहीं बोल पाता है। तो वो हो गया आपका ऊर्ध्व
जिसको अपन छाती कह सकते हैं, यह फेफड़े कहिए। तो ये 8वां अंग है। यदि आप यहां पर ये जो आपने लिखा है और, अब इसको सबसे पहले भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको सबसे पहले लिखते हैं तो क्रम बन जाएगा, कोई भी क्रम बना लीजिए, जैसे उर से धमन मतलब वायु निकलती है, फिर ये सारे अंग आ ही जाते हैं इसके अंदर। तो 8 आपको याद हो गए होंगे, तो इसमें अब रटने की इसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य यहाँ बिल्कुल शुद्ध व्याकरण आपको रटाना और सिखाना नहीं है, क्योंकि मेरा वैसे अध्यापन कार्य से वर्तमान से संबंध नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी सहायता करना है। तो यहाँ पर हमें इन 10 की आवश्यकता पड़ेगी पूरे वर्णों के उच्चारणों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे 10 हो गए हैं, यहाँ इनकी संख्या 11 भी हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर 10 ही मानने हैं। तो 11 की तरफ को ध्यान नहीं देना है। परीक्षा में यदि उच्चारण स्थानों की संख्या पूछी जाए तो आप 8 बता दें, और जब आप सीख रहे होते हैं तो इन 10 नामों को आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूं ये 10 आपको याद हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हालांकि इससे पहले मैंने वर्ण विचार से संबंधित वीडियो बना दिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से वर्णों का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, अर्थात कौन से अंग से होता है। यानी उच्चारण स्थान का मतलब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम मुख्य स्थान के वाक्य यंत्र के हम विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करते हैं, और वो विभिन्न अंग आपके क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से उच्चारण स्थान से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। मैं यहाँ पर एक तालिका बना रहा हूं, आप भी जब प्रैक्टिकली सीखें तो एक तालिका आप भी बना लें। जैसे सबसे पहला कॉलम आप क्रम संख्या का ले लें आप, जिसमें आपको क्रम से उच्चारण स्थानों के नाम लिखने हैं। उसके बाद आप उच्चारण स्थान लिख लें, यानी उच्चारण स्थान का नाम लिख लें। उच्चारण स्थान का नाम आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत की जो व्याकरण है वो सूत्रों पे टिकी हुई है, सूत्र। तो यहाँ पे संबंधित उच्चारण स्थान का सूत्र हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसमें सम्मिलित वर्णों, यानी कि कौन कौन से वर्ण उसमें शामिल होते हैं। तो ये एक तालिका यहाँ पर हमारी बनने वाली है। मैंने जो भी संस्कृत व्याकरण सीखी है मैंने प्रैक्टिकली सीखी है, मैंने कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हुए सीखी है। मेरी आपसे भी राय है कि जब भी आप सीखने का प्रयास करें, केवल गाइड को सामने ऐसे रखें नहीं, आप कॉपी पेन अपने पास में रखें, और जो भी आप याद कर रहे हैं उसे रिटर्न में जरूर लेके आए। क्रम संख्या आप यहां से 1 से 10 तक आपकी डलेगी। 1 से 10 तक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तृतीय श्रेणी अध्यापक में मेरा चयन हुआ, उससे पहले तक मैं संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे ये भी पता नहीं था कन्फर्म कि संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन मैंने जब ये ठान लिया कि मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है और वो भी तृतीय श्रेणी संस्कृत अध्यापक के पद पे लगना ही है, तो मैंने यकीन नहीं मानेंगे 1 महीने के अंदर ये व्याकरण सीखी, और 60 प्रश्नों में से मेरे 57 प्रश्न सही हुए। उसमें 3 प्रश्न ऐसे गलत हुए जो परीक्षा के दबाव की वजह से गलत हुए। परीक्षा हाल से बाहर निकलते उनके आंसर भी आ गए। तब मुझे यकीन हो गया कि संस्कृत व्याकरण दिखने में जितनी कठिन लगती है उतनी है नहीं। यदि इसको तरीके से पढ़ा जाए और थोड़ी सी लगन और जज्बा यदि लेकर पढ़ा जाए तो आप थोड़े से दिनों में इसको सीख सकते हैं। मैं आपको भी बता दूं कि जो भी रीट के यहाँ पर प्रतियोगी हैं, आप भी 30 में से 29 या 30 अंक हासिल आसानी से कर सकते हैं। तो 10 लिख लिए, 10 के नाम लिख लो जो मैंने कतामू दवना कैकदसी यहाँ पे लिखवाया था। मैं एक बार पुनः आपके सामने लिख देता हूं। कतामू दवना कैकदसी। बोलने में और लिखने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए आप उन्हें इग्नोर करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास नहीं होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो कतामुदवनति नाम लिख ले। कै का मतलब एक बार पुनः हम उच्चारित कर लेते हैं। कै का मतलब यहाँ कंठ से हो गया, ता का मतलब यहाँ पर तालु से हो गया, और मुंह का मतलब यहाँ पर
मूर्धा से हो गया, कतामू हो गया, फिर द का मतलब यहाँ पे दंता से हो गया, ओ का मतलब यहाँ पर ओष्ठों से हो गया है, और ना का मतलब यहाँ पर नासिका से। बहुत इजी है इन क्षणों को याद रखना। फिर ये दोनों मिलकर के एक बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं कंठ तालु, और इसके बाद अगला कैसे बनता है, वो कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ, और उसके बाद ऐसे दंतोष्ठ, और फिर इसका जी से बनता है जीव्या मूलम। इस प्रकार हमने ये 10 नाम यहाँ पर लिख लिए। 2 कॉलम पूर्ति हो गई। अब हम बात करते हैं सूत्र की। 2 तरीके हैं, या तो आप पहले सूत्र रट लें और फिर आप उसमें से वर्णों को पहचानें। दूसरा तरीका ये कि आप वर्णों की सहायता से आप सूत्र बनाएं, या फिर सूत्र बना कैसे है ये आप जान लें। और मैंने भी मेरी स्टडी में यही किया कि मैंने सूत्र को रटा नहीं, मैंने ये समझा कि फॉर्मूला बना कैसे है। यदि आपने ये जान लिया, चाहे वो गणित है, चाहे विज्ञान है, चाहे अन्य कोई विषय है, या फिर ये व्याकरण है, ये फॉर्मूला बना कैसे ये यदि आपने जान लिया तो निश्चित तौर पे वो फॉर्मूला आपको सदैव याद रहेगा, अन्यथा आप उसे कुछ समय बाद भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला है वो मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं, वो है अपूह विसर्जनीय नाम। ये पहला सूत्र है। अब ये कैसे बना, या फिर इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है, और यदि ये समझ में आ गया कि ये सूत्र कैसे बना, तो नीचे के सूत्र भी आप आसानी से याद रख पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो बने कैसे हैं। यहाँ पे पहला वर्ण है ए। तो आपने देखा होगा वर्ण विचार वाले वीडियो में कि हमारे जो वर्ण हैं स्वर वर्ण, उनमें पहला जो स्वर वर्ण है वो ए है, और वही ए यहाँ पे लिखा गया है। और यदि हम इसका दीर्घ रूप भी लिख लेते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, ए और आ। तो यहाँ पर ए से मतलब यहाँ इसके दोनों रूपों से है, लघु और दीर्घ दोनों से है, इसलिए यहाँ आप दोनों लिखेंगे। उसके बाद है कु। तो आपको याद होगा जो वर्ण विचार वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें कु, चु, ठीक है, तू और कु, ये 5 उच्चारण आपको मैंने बताए थे। कु, चु, टू, तू, पू। यहाँ पे कु का मतलब था कै वर्ग, यानी कु का मतलब यहाँ पे क्या था, कै वर्ग। और वर्ग का क्या मतलब था, उसमें आपको बताया गया था कि व्यंजन वर्ण है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ और उष्ण। जो स्पर्श है उसके 5 वर्ग हैं। इसमें सरल शब्दों में कहूं या देसी अंदाज में कहूं तो कै खे गैड वाली लाइन, चे से जइये वाली लाइन, यानी कै वाली लाइन, चे वाली लाइन, कै वाली लाइन, चे वाली लाइन, टे वाली, ते वाली और पे वाली लाइन। कै वाली लाइन को यहाँ पे कु से संबोधित किया गया है। ऐसी प्रकार आगे आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर लेते हुए और कु की ध्वनि लेते हुए ये वर्ण बनाया गया है। तो कु का मतलब यहाँ कै वर्ग से है, और कै वर्ग का मतलब यहाँ पर किससे है, कै वाली लाइन के 5 अक्षरों से है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो ये 5 अक्षर हो गए। चाहे तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस प्रकार, क, ख, ग, घ और अंग। अब बात आती है, तो ये भी अपने आप में एक वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है जो ऊष्म वर्ण की श्रेणी में आता है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं ह। और उसके बाद है विसर्ज। अब विसर्ज नाम का तो कोई आपने वर्ण नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता एक शब्द पढ़ा था आपने, शब्द वर्ण विचार वाले बिंदु में, विसर्ग। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विसर्ग। अब आगे ऐसा कोई भी यहाँ पे अक्षर नहीं लिखा जिसका संबंध किसी वर्ण से हो। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ण आगे ए, आ, क, ख, ग, घ, अंग, है, विसर्ग, ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण आप कंठ से करते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप अपने कंठ को पकड़ लें और फिर आप इस लाइन का उच्चारण करके देखिए, क्या आप सही कर पाते हैं। यदि आप सही कर पाए तो ये बात झूठी है, लेकिन कंठ को पकड़ने के बाद यदि आप इसका उच्चारण यानी अक्षरों का उच्चारण सही नहीं कर पाए तो ये बात सही मान लिया आप कि इनका उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ। अभी आप देख लीजिए कि क बोलते हैं तो भी हमारा गला काम कर रहा है, ख
ख ग और यहां से इसको पकड़ लिया तो यहाँ पे ध्वनि चेंज हो गई। तो ये है उच्चारण स्थान कहलाता। अब आपको समझ में आ गया होगा सूत्र कैसे बना। ए अक्षर ले लिया, फिर ये एक पूरी लाइन एक ग्रुप है, एक वर्ग है, इसलिए इसके लिए एक अक्षर ले लिया, ह के लिए एक अक्षर ले लिया और विसर्ग के लिए यहाँ पे विसर्ग लिख दिया और इसको एक लय में बना ढाल दिया। क्योंकि इसको सीधा लिख देते ना, अको है विसर्ग, तो लगता नहीं ये सूत्र है, नहीं लगता, इसलिए इसको सूत्र लगाने के लिए इसके आगे निया नाम ये और जोड़ दिया। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम 2 4 5 बार आप उच्चारित करेंगे, आपकी जीवा पे सेट हो जाएगा और फिर रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप समझो कि दूसरा सूत्र भी बन सकता है। अब मैं दिखाता हूं कि सूत्र बनता कैसे है। अब आपको पता है